हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल माई सेल्फ आशीष फ्रॉम एसएमएस जयपुर। और गाइस अब अपन आए हैं अब अपन तो क्या ही है, कंटिन्यू अपन कर रहे थे। तो यार थायराइड ग्लैंड अपनी चल रही थी। तो गाइस आपने देखा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थायराइड ग्लैंड में मैं जो पढ़ा रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट है। थायराइड ग्लैंड पूरी इंपॉर्टेंट है, कोई भी कुछ नहीं छोड़ेगा, ठीक है। और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया फॉर्मेशन एंड रिलीज, या आप कह सकते हो सिंथेसिस ऑफ थायराइड ग्लैंड कैसे हो रही है। इस वीडियो में मैं बात करूंगा ट्रांसपोर्ट, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन की, ठीक है। तो ये जो एक्चुअली बायोकेमिस्ट्री का हिस्सा है, पर मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगा क्योंकि यार जरूरी है, क्योंकि आप लोग लिंक करोगे, इंटीग्रेट करोगे तो ज्यादा सही है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा रेगुलेशन। यार रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इन्फिनिट स्टार क्वेश्चन है। तो दो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको थायराइड से बता दिए, एक कि फॉर्मेशन एंड सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन एंड दूसरा रेगुलेशन ऑफ थायराइड हार्मोन, ठीक है ना। ये कैसे होता है ये अपन देखेंगे। और एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट यहाँ पे छुपा हुआ है कि सर्जरी, जो थायराइड सर्जरी है, उससे अपन ने मोर्टेलिटी कैसे डिक्रीज कर दी। यार पहले थायराइड सर्जरी में हर 1000 लोगों में से 40 लोग मरते थे, अब हर 1000 लोगों में से लेस देन 1 लोग मर रहे। तो ये 40 टाइम्स डिक्रीज अपन ने कैसे कर दिया, ठीक है ना। तो ये इस वीडियो में देखेंगे, बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है। चलो स्टार्ट करते हैं, ध्यान से समझना। हुआ क्या, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, ये देखो, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ये जो अपना T3 T4 है, ये ब्लड के अंदर आ गया पूरा सिंथेसिस होने के बाद। ये पूरी आयोडाइड ट्रैपिंग, देन ऑक्सीडेशन, ऑर्गेनिफिकेशन, कपलिंग, रिलीज, और ये अपना T3 T4 ब्लड के अंदर आ गया। अब आगे क्या हो रहा है, अब होना है इसका ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अब देखते हैं क्या हो रहा है, ठीक है। ओके, मेरे को इसका ट्रांसपोर्ट बनाने दो। देखो हुआ क्या, इसका ट्रांसपोर्ट कराना था, ठीक है। तो ये ब्लड वेसल्स में बना देता हूं, ठीक है। T3 T4 डायरेक्टली जो ब्लड में है ना, वो प्लाज्मा प्रोटीन से अटैच होकर के ट्रैवल करते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं। ये जो प्लाज्मा प्रोटीन के नाम है, ये है थायराइड, क्या नाम है याद रखना, TBG, थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन, TBG। और एक है TBPA, इसका क्या फुल फॉर्म है, थायरोक्सिन बाइंडिंग प्री एल्बुमिन, ठीक है ना। बायोकेमिस्ट्री में प्लाज्मा प्रोटीन में पढ़ते हैं। तो T3 और T4 किसके थ्रू कैरी होते हैं, TBG और TBPA के थ्रू ये बाइंड रहते हैं, और फिर ये जाते हैं टिश्यू सेल्स में, ठीक है ना। यहाँ पे अपने टिश्यू सेल्स होंगे, तो ये टिश्यू सेल्स में जाते हैं और रिसेप्टर से अटैच हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो होता क्या है, मैंने आपको बताया था कि इन्हें ज्यादा से ज्यादा T4 बनता है, लेकिन सेल्स के पास जैसे ये पहुंचते तो जो अपना T4 है ना, वो भी T3 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसकी ज्यादा एफिनिटी है रिसेप्टर्स से। कहने का मतलब, ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसका मतलब ये है कि जो अपना थायराइड हार्मोन है, वो एक तो प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड करता है और एक इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर से। इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर की भी काफी अच्छी एफिनिटी है। इसका मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी को थायराइड का इंजेक्शन दिया, ठीक है, थायरोक्सिन का इंजेक्शन दिया, तो ये है एक बेसल मेटाबॉलिक रेट, क्योंकि थायराइड BMR को बढ़ाता है। ये मैं आपको फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स पढ़ाऊंगा जब आपको पता पड़ेगा। यहाँ पे डेज चल रहे, 10 डेज, 20 डेज, 30 डेज, 40 डेज, ये 0 डे पे मैंने यहाँ पे इंजेक्शन दिया थायराइड का। तो क्या होता है, इसका BMR जो थायरोक्सिन होता है ना, अब अपन क्या सोच रहे थे कि कैसा होना चाहिए, डायरेक्टली अब BMR बढ़ जाएगा, फिर ये डाउन होएगा, क्योंकि जैसे जैसे थायरोक्सिन कम होगा। लेकिन होता क्या है पता है, जो थायरोक्सिन है ना, ये जो थायराइड हार्मोन है ना, उसके इफेक्ट्स अराउंड जो है वो 10 डेज पे देखने को मिलते हैं, और फिर धीरे धीरे कम होता है। और इस साइड पे अपन ने थायरोक्सिन का इंजेक्शन दिया। ऐसा क्यों हो रहा है, एक रीजन इसका ये, तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। एक तो इसकी प्लाज्मा प्रोटीन से जो एफिनिटी है वो इस वजह से, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग की वजह से, एक रिसेप्टर्स के बाइंड होने की वजह से, रिसेप्टर्स बाइंडिंग, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कि मोस्ट ऑफ द लेटेंसी, ये जो प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ एक्शन ऑफ दिस हार्मोन्स है, वो किस वजह से, एक तो बाइंडिंग विद प्रोटीन्स एंड बाइंडिंग विद टिश्यू सेल्स। रिसेप्टर बाइंडिंग, जो टिश्यू सेल्स पे रिसेप्टर्स है उन पे भी बाइंड करने की वजह से होता है, और इसलिए अपना जो पीक इफेक्ट है वो थोड़े टाइम बाद दिखता है। तो ये तो था ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो आपको मैंने ट्रांसपोर्ट भी बता दिया। अब देखेंगे मेटाबॉलिज्म क्या हो रहा है, ठीक है। अगर मेटाबॉलिज्म की बात करें तो देखो क्या होता है, मैं यहाँ ज्यादा कुछ खास नहीं है इसमें, बहुत छोटा सा आप समझेंगे चीजों को कि मेटाबॉलिज्म में क्या हो रहा है। T4 जो है वो भी T3 में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा हो कैसे रहा है, देखो क्या होता है, डीआयोडीनेज एंजाइम्स होते हैं, ठीक है ना, डीआयोडीनेज एंजाइम्स। या सीधी सी बात है, T4 को T3 में कन्वर्ट करने तो डीआयोडीनेज एंजाइम चाहिएगा ही। तो 3 डीआयोडीनेज एंजाइम होते हैं, D1, D2, D3। तो ये जो D1 और D2 है, यही है जो पेरिफेरल कन्वर्जन कराते हैं T4 का T3 में। आ रही है बात समझ में, तो हर सेल्स में ये है, तो ये T4 को T3 में कन्वर्ट कराते हैं, और इसी की ही है
हाई एफिनिटी विद रिसेप्टर्स, ठीक है, और यही ज़्यादा पोटेंट है फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स लाने के लिए, ठीक है। ये बात मैं 100 बार बता चुका हूँ, बनता ज़्यादा ये है, पर पेरिफेरी में आने के बाद, सेल्स में आने के बाद T4 T3 में कन्वर्ट हो जाता है, किसके थ्रू, D1 टू D2। तो ये तो हो गया मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो ये D1 और D2 जो एंजाइम है ये मेनली मेटाबॉलिज्म में काम कर रहे हैं, और ये जो D3 है ये काम करता है एक्सक्रीशन में, ठीक है ना। एक्सक्रीशन में होता क्या है, देखो ये हर जगह प्रेजेंट नहीं है, ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, एक तो लिवर सेल्स हो गए, ठीक है, एक स्केलेटल मसल हो गई, तो ये जो कुछ स्केलेटल मसल के सेल हो गए, कुछ सीएनएस के सेल्स हो गए, तो वहां पे क्या है, थायराइड को अपन को अप करना है एक्सक्रीशन। तो क्या करता है ये जो D3 एंजाइम है, ठीक है ना, ठीक है, ये D3 एंजाइम क्या करता है, एक तो इनएक्टिवेट करता है T3 को, ये जो T3 बना है ना, इसको क्या करेगा, इनएक्टिवेट, और क्या करेगा साथ में, या तो इनएक्टिवेट कर देगा या T4 को RT3 में कन्वर्ट कर देगा। कहने का मतलब जो T3 बना हुआ है उसको इनएक्टिवेट करेगा, और जो T4 है उसको काय में कन्वर्ट कर देगा, RT3 में। ओके, आ रही है बात समझ में। तो ये दो काम ये करता है, एक तो इनएक्टिवेट T3 और एक T4 को RT3 में कन्वर्ट कर देता है। और अब ये जो प्रोडक्ट्स है, ठीक है ना, ये जो इनएक्टिवेटेड T3 और ये प्रोडक्ट्स है, ये क्या हो जाता है, एक्सक्रीट हो जाते हैं बाइल के अंदर। ये सिर्फ मैंने आपको कॉन्सेप्ट जोड़ने के लिए बताया, इसको कुछ ऐसा ज्यादा दिमाग में मत ही बैठाना, क्या जरूरत है, कोई जरूरत भी नहीं है। तो इस तरीके से अब यार कुछ लोग बोलेंगे यार बाइल में ऐसे कैसे एक्सक्रीट हो गया, तो अगर मैं और बताऊं तो ये मतलब इसका मतलब सल्फोनेशन होता है, ग्लूकोरोडिनेशन होता है, ठीक है ना, ये जरूरत नहीं है। तो इसका सल्फोनेशन होता है, तो T4SO4 T3SO4 ऐसे में कन्वर्ट होकर के या ग्लूकोरोनिडेटेड T4 T3 में कन्वर्ट होता है और फिर बाइल में एक्सक्रीट हो जाता है। तो सीधी सी बात ये है। तो अगर अब आपको मैं इन शॉर्ट समरी में अगर बताऊं, तो मैंने आपको सिंथेसिस बता दी थायराइड हार्मोन की, सिंथेसिस मैंने आपको उसका रिलीज बता दिया, एंडोसाइटोसिस होता है, लाइसोसोम्स आते हैं, प्रोटोलाइसिस होती है, फिर वो रिलीज होते हैं। मैंने आपको ट्रांसपोर्ट बता दिया, ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन की मदद से होता है। कौन कौन से है, एक तो TBPA और TBG। फिर मैंने आपको उसका मेटाबॉलिज्म बना दिया, ये जैसे कि D1 और D2 से हो रहा है, और फिर मैंने आपको इसका एक्सक्रीशन बता दिया जो D3 से हो रहा है, डीआइडिनेज एंजाइम से, और ये 3 जगह पे मिलता है। सो आप समझ रहे हो, फील आ रही है पूरी। तो ये था अपना पूरा थायराइड हार्मोन। आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट। अब बात करते हैं रेगुलेशन की। देखो हुआ क्या यार, मैंने एक हॉस्पिटल खोल रखा था, ठीक है, JS, मेरे हर चीज से रिलेटेड JS ही होता है। किसी को पता है JS क्या होता है? JS हॉस्पिटल खोल रखा था, कोड नहीं आएगा समझ में तुम लोग को। और एक और इंसान ने एक हॉस्पिटल खोल रखा था, X नाम से, कुछ भी नाम हो सकता है। होता क्या था यार, पेशेंट जो यहाँ जाते थे उनकी भी थायराइड सर्जरी होती थी, ठीक है, मेरे यहाँ भी मैं थायराइड सर्जरी करता था। लेकिन इस हॉस्पिटल में क्या हो रहा था, 40 मोर्टेलिटीज हो रही थी आउट ऑफ 1000, लेकिन मेरे यहाँ <1 मोर्टेलिटी हो रही थी आउट ऑफ 1000। तो ऐसा क्या था जो मैं कर रहा था, वो ये नहीं ध्यान रख रहा था। ये चीज साइंटिस्टों को बाद में पता पड़ी, एक्चुअली ये पहले के टाइम पे होता था, अब इस चीज पे अपन ने वर्क किया है। और ऐसा क्या हुआ जो मोर्टेलिटी इतनी कम हो गई, ऐसा क्या हुआ जो मतलब कि थायराइड सर्जरी से पहले अपन ऐसा क्या करने लगे जिसकी वजह से अपन को इतना फायदा हुआ, ह्यूमंस को इतना फायदा हुआ। तो अपन देखते हुआ क्या, ठीक है, ध्यान से समझना। ये सब चीजें मैं इंटरेस्ट बनाने के लिए करता हूँ, और ये फैक्ट्स है, फैक्ट्स पे बात कर रहा हूँ, ऐसे नहीं कि कुछ भी बोल रहा हूँ मैं। 40 से <1 पे आ गई तो चीजों को समझेंगे। देखो हुआ क्या, अगर मैं रेगुलेशन की, ये जो कॉन्सेप्ट है ये अपन देखते हैं रेगुलेशन के अंदर। अगर रेगुलेशन की मैं बात करूं, ठीक है ना, तो देखो होता क्या है, सबसे पहले मैंने आपको बताया था यार, देखो ये सब चीजें मैं आपको बता चुका हूं, मैं फटाफट बताऊंगा। हाइपोथैलेमस, एंटीरियर पिट्यूटरी, और एक है थायराइड ग्लैंड, ठीक है। तो ये 3 लेवल पे काम चल रहा था अपना। तो रेगुलेशन आपको मालूम है क्या हो रहा है, ठीक है। हाइपोथैलेमस क्या करता है, क्या रिलीज करता है बताओ? एंटीरियर पिट्यूटरी क्या रिलीज करता है, थायराइड ग्लैंड क्या रिलीज करता है? तो जो हाइपोथैलेमस है वो रिलीज करता है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। वो इसको एंटीरियर पिट्यूटरी को पॉजिटिव इफेक्ट देता है और कहता है कि तू रिलीज कर TSH। ये TSH थायराइड ग्लैंड को पॉजिटिव फीडबैक देता है और कहता है तू रिलीज कर T3 एंड T4। और जो भी अपन को यहाँ पे फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स है वो टिश्यू सेल्स पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से रेगुलेशन चल रहा है। ये T3 एंड T4 यहाँ पे नेगेटिव इफेक्ट देते हैं, क्योंकि यार नेगेटिव फीडबैक का भी सिस्टम है। तो एक सिस्टम तो मैंने आपको ये बता दिया कि ये नेगेटिव फीडबैक पे काम करता है।
ओके, तो ये क्या पे काम करता है, नेगेटिव फीडबैक पे। अब वो क्या और क्या क्या चीजें ध्यान से समझना। जो हाइपोथैलेमस है, ठीक है ना, यार देखो इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि T3 T4 क्या करता है। सबसे पहले तो हीट प्रोड्यूस करता है, मैंने आपको बताया ना, ये क्या करते हैं, BMR को बढ़ाते हैं, बेजल मेटाबॉलिक रेट। बहुत ज्यादा मेटाबॉलिज्म होता है, बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होती है। इसका क्या मतलब है, अगर कोल्ड है, अगर किसी पेशेंट को कोल्ड से एक्सपोजर करोगे, किसी एनिमल को कोल्ड से एक्सपोजर करोगे, तो हाइपोथैलेमस TRH रिलीज करेगा। क्यों? क्योंकि उसको BMR बढ़ानी है। तो एक तो ये कि कोल्ड एक्सपोजर से रिलीज होता है, एक रेगुलेशन ये। एक है इमोशनल स्टिमुलस। इमोशनल स्टिमुलस लाइक एंजाइटी होना, फियर होना, तो इनकी वजह से भी क्या होता है, क्या रिलीज होता है, एंजाइटी, फियर नहीं, एक्साइटमेंट। ये भी एक मतलब समझो, कोई भी इमोशनल स्टिमुलस अगर मिल रहा है तो भी T3 और T4 इनहिबिट होते हैं, ज्यादा नहीं होते। क्यों? अब समझना, इमोशनल स्टिमुलस लाइक ले लो एंजाइटी, तो ये एंजाइटी क्या करेगा, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसको स्टिमुलेट करेगा। और वो जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अगर स्टिमुलेट होगा तो वो क्या करेगा, बेजल मेटाबॉलिक रेट को भी बढ़ाएगा, बॉडी की हीट को भी बढ़ाएगा। तो इन शॉर्ट अपन को ये कम करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी BMR बढ़ा हुआ है, तो ये कम करना चाहिए। तो इमोशनल स्टिमुलस इनडायरेक्टली हाइपोथैलेमस पे इफेक्ट करता है और इसको नेगेटिव फीडबैक देता है। तो ये था रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बहुत अच्छे से करना है इसको। मैं अभी और बताऊंगा मेन रेगुलेशन में क्या हो रहा है। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे कि क्या ये लोग एंटीरियर पिट्यूटरी पे हम ऐसे कर देंगे तो कोई दिक्कत आएगी। देखो यार, क्या होता है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं हम करके तो सब सही आए थे, लेकिन टीचर ने नंबर ही नहीं दिए। टीचर बहुत समझदार होता है, टीचर को सब पता है क्या होता है। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर अपन हाइपोफाइजल स्टॉक को काट दे, ठीक है ना, हाइपोफाइजल स्टॉक को अगर काट देते तो ये सारे जो इन दोनों के इफेक्ट्स है ये देखने को नहीं मिलते। इसका क्या मतलब है कि ये दोनों जो स्टिमुलस है, कोल्ड एक्सपोजर, इमोशनल स्टिमुलस, ये इनडायरेक्टली एंटीरियर पिट्यूटरी पे काम कर रहे हैं, डायरेक्टली नहीं। इनडायरेक्टली कैसे, TRH की मदद से। इसका मतलब ये दोनों इसको इफेक्ट नहीं करते, हाइपोथैलेमस के लेवल पे इफेक्ट करते हैं। तभी तो जैसे मैंने हाइपोफाइजल स्टॉक काट दी तो अपना रेगुलेशन खराब हो गया। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये चीजें, ये होती है छोटी छोटी चीजें, ध्यान रखा करो। ये सब चीजें मेरे चैनल पे आपको मिलेगी, ठीक है ना। आशीष तारीफ नहीं कर रहा, मैं सच बता रहा हूँ, ये चीजें बहुत काम की होती है। चलो, तो ये बात आपको आगे समझ में। अब जो मेन मैं आपको चीज समझा रहा हूँ वो समझो। देखो क्या हुआ कि ना कुछ एंटी थायराइड ड्रग्स बनाई गई, एंटी थायराइड ड्रग्स। जब भी रेगुलेशन आएगा अब ये भी लिखेंगे, ध्यान रखना ये, क्योंकि ये ड्रग्स भी तो रेगुलेट कर रही है थायराइड के सिक्रीशन को। तो कुछ एंटी थायराइड ड्रग्स बनाई गई। मैं यहाँ पे वो स्टेप्स के नाम लिख देता हूँ जो अपन ने सिंथेसिस में पढ़े। क्या? एक तो आयोडाइड ट्रैपिंग, ऑक्सीडेशन, ऑर्गेनिफिकेशन, कपलिंग, रिलीज, ठीक है ना। तो ये 5 स्टेप अपने पढ़े थे, ठीक है। अब होता क्या है, हर ड्रग हर स्टेप पे काम करती है, ठीक है। आयोडाइड ट्रैपिंग को कौन इनहिबिट करता है? वो करता है थायोसाइनेट आयंस, ठीक है। मैं सारे इनहिबिशन वाले बता रहा हूं, इसलिए मैंने लिखा एंटी थायराइड, की थायराइड नहीं बनने वाले। ऑक्सीडेशन, इसको कौन इनहिबिट करेगा? प्रोपाइल थायोयूरासिल, ठीक है। ऑर्गेनिफिकेशन को मेथ, और कपलिंग को कार्बीमाजोल, ठीक है। तो ये ड्रग्स के आपको नाम याद करना है। आप लोग बोल रहे होंगे कि यार याद करना है, ये याद करना है, ठीक है ना। कार्बीमाजोल, ये मेथमाजोल, ठीक है, सॉरी मैथ नहीं, मैथीमाजोल, ठीक है। तो ये 5 ड्रग्स के नाम है, आप याद करेंगे। और रिलीज को कौन इनहिबिट करेगा? आयोडाइड इन हाई कंसेंट्रेशन। अगर ब्लड के अंदर हाई कंसेंट्रेशन ऑफ आयोडीन होगा तो वो रिलीज को इनहिबिट करेगा। इवन ये तक पाया गया है कि आयोडाइड इन हाई कंसेंट्रेशन आयोडाइड ट्रैपिंग को भी इनहिबिट करता है। तो आ रही है आपको बात समझ में? तो इस तरीके से याद करेंगे यार। कुछ लोग कह रहे हैं अब जैसे यार आप लोग ट्रिक बना लिया करो इस स्टेप के लिए, IOCR, ठीक है ना, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। क्या था? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। ये आयोडाइड ट्रैपिंग, ऑक्सीडेशन, ऑर्गेनिफिकेशन, कपलिंग प्लस रिलीज। तो ऐसे करके आप स्टेप्स याद कर सकते हो। बाकी ड्रग्स आपको याद करनी पड़ेगी। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है, ठीक है। और ये जनरली पूछते हैं ये तीनों, ठीक है ना। ये 3 स्टार में लगा, सारी करना आप, ठीक है। जो आयोडाइड ट्रैपिंग, थायोसाइनेट आयन, प्रोपाइल थायोयूरासिल, मेथीमाजोल, कार्बीमाजोल एंड आयोडाइड इन हाई कंसंट्रेशन। तब हो क्या रहा है, देखो यार क्या करता है थायोसाइनेट आयन आयोडाइड ट्रैपिंग को कैसे इनहिबिट करता है? कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। जो अपना सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर था, ये वहां पे जाके वो क्या करता है, थायोसाइनेट को भी सेल्स के अंदर डालता है। तो अगर थायोसाइनेट आयन ज्यादा देंगे तो आयोडीन नहीं जा पाएगा। तो ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की वजह से कर रहा है। प्रोपाइल थायोयूरासिल ये क्या करता है, पर ऑक्सीडेज एंजाइम को ब्लॉक करता है, तो इस वजह से ऑक्सीडेशन ब्लॉक हो गया, ठीक है। ऑक्सीडेशन कौन कर रहा था?
याद करो, थायराइड पेरोक्सिडेज याद है ना, तो प्रोपाइल थायराइड सेल उसको ब्लॉक करता है। ये सब ऐसे वर्क करते हैं, ये सब पेरोक्सिडेज को ब्लॉक करते हैं। आयोडाइड इन हाई कंसंट्रेशन ये क्या करेगा, इसके रिलीज को रोक देगा। तो ये सिंपल सी चीज है। अब हुआ क्या, जब अपन को पता पड़ा कि ये सारे काम ऐसे कर रहे हैं, लेकिन एक चीज जो नहीं पता थी वो बाद में पता पड़ी। जैसे ही अपन ये ड्रग्स देते हैं थायासाइनेट, ठीक है ना, इसको छोड़ के, पर ये भी इसको इनहिबिट करता है, ठीक है ना। तो ये 4 ड्रग्स की बात करें, थायासाइनेट, प्रोपाइल थायराइड सेल, कार्बिमाजोल, मेथिमाजोल, ये जैसे ही ड्रग्स देते हैं तो करते क्या है, ये थायराइड हार्मोन का तो सिंथेसिस रोक देते हैं। ये देखो आपको वापस पेपर डालता हूँ, ठीक है, ये रहा मेरा पेपर। तो ये क्या कर रहे, ये थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस को तो रोक दे रहे, जो अपना थायराइड हार्मोन यहाँ बन रहा था, ठीक है ना, MIT, DHE, T3, T4। लेकिन आप देखोगे तो थायरोग्लोबुलिन तो बने जा रहा है। आ रही है बात समझ में? तो थायरोग्लोबुलिन जो बने जा रहा है उसको ये रोक नहीं पा रहे। तो ये क्या करता है, थायरोग्लोबुलिन के बनने को नहीं रोक पाते। अब तो क्या हुआ, थायरोग्लोबुलिन तो बन गया, लेकिन T3, T4 रिलीज नहीं हो रहे। तो क्या लगता है, बॉडी को लगता है कि T3, T4 कम बन रहे, तो वो TSH को ज्यादा सिक्रीट करती है। तो TSH ज्यादा सिक्रीट होने लग गया, और उस वजह से क्या, TSH का तो काम ही क्या है बताओ यार, मैंने अभी आपको बताया था रेगुलेशन के अंदर, TSH थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा। तो उस वजह से क्या होता है, थायराइड ग्लैंड एनलार्ज हो जाती है, और इस कंडीशन को कहते हैं गॉइटर। ये मैं अभी आपको पैथोलॉजीज जो होगी एब्नॉर्मल सेक्रेशन तब भी बताऊंगा, बट अभी आप ये ध्यान रखेंगे। ध्यान रखना, रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और इस तरह की चीजें पूछते हैं, और यही तरीके है जिस वजह से अपन ने सर्जरी की, जो थायराइड सर्जरी उसकी मोर्टेलिटी को कम किया। अभी मैं आपको और ढंग से बताने वाला हूँ कि क्या हुआ ऐसा। तो ये सब चीजें चली जा रही थी एक साइड, फिर अपन कैसे उस पॉइंट पे पहुंचे वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे अपन ये सब ड्रग्स यूज करते हैं तो गॉइटर होता है, थायराइड एनलार्ज हो जाती है, TSH बहुत बढ़ जाता है। तो आ रही है आपको बात समझ में? लेकिन अपन ने थायराइड हार्मोन का सिंथेसिस को रोक दिया, इसका मतलब T3, T4 कम हो गया। ये कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप जानते नहीं हो, इतनी बड़ी बात मैंने लिख रखी है, ये आपकी सारे केस स्टडी में मदद करेंगे। T3, T4 कम हो गया, लेकिन TSH बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि थायरोग्लोबुलिन बन रहा है, थायरोग्लोबुलिन को नहीं रोक पाए अपन, और वो बने जा रहा है, और बाकी TSH रिलीज होता जाएगा, तो वो क्या करेगा, एनलार्ज कर देगा ग्लैंड को। उस एनलार्ज ग्लैंड को कहते हैं गॉइटर। लेकिन अपन ने जब देखा कि आयोडीन को अपन दे रहे, तो अपना T3, T4 तो कम हो ही रहा है, क्योंकि ये सारी एंटी थायराइड ड्रग्स है, तो थायराइड हार्मोन कम हो रहा है। और साथ में ये जो आयोडीन है, ये जितने भी फेजेस है, एंटी रिपीटेटरी, ये सारे फेज पे एक्ट करता है, सारी थायराइड एक्टिविटी को मतलब डिक्रीज कर देता है, और उस वजह से TSH भी नहीं रिलीज होता और कोई गॉइटर देखने को नहीं मिलता। उल्टा सारी थायराइड एक्टिविटी कम होने की वजह से एट्रोफी वर्ड यूज नहीं कर सकता मैं, क्या हो जाता है, डिक्रीज थायराइड ग्लैंड हो जाती है, डिक्रीज थायराइड ग्लैंड एंड डिक्रीज ब्लड सप्लाई। फ्रेंड्स, चीजों को रिलेट करो यार, मेरे चैनल पढ़ाई हार्ड नहीं है, पढ़ाई को समझो, पढ़ाने वाला समझदार होना चाहिए। अब देखो मैंने कितनी मस्त बात बताई, कोई रिलेट कर पा रहा है? जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था थायराइड ग्लैंड का, तभी कहा था कि थायराइड ग्लैंड की ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा होती है, उसके वेट के 5 टाइम्स होती है ब्लड सप्लाई थायराइड ग्लैंड की। इसका मतलब T3, T4 तो अपना काम कर ही दिया मैंने आयोडीन से, साथ में जो थायराइड ग्लैंड की साइज को भी थोड़ा छोटा कर दिया और इसकी ब्लड सप्लाई को भी कम कर दिया। ठीक है, इसका मतलब जब सर्जरी करूंगा तो मुझे सर्जरी के टाइम पे बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि वैसे ही थायराइड छोटी हो गई, क्योंकि सारे फेजेस रुक गए, यहाँ तक कि थायरोग्लोबुलिन भी अब नहीं बन रहा, कुछ भी नहीं रिलीज हो रहा, और साथ में उसकी ब्लड सप्लाई भी कम हो गई, तो हिमरेज के चांसेस भी कम हो गए। तो इस वजह से आयोडीन का यूज करने लगे अपन सर्जरी से पहले। तो फिर जाकर के सब लोगों को पता पड़ा कि अगर, समझना, अगर एक सर्जरी करनी है, थायराइड सर्जरी करनी है अपन को, मान लो किसी को हाइपरथायराइडिज्म है। अब हाइपरथायराइडिज्म में मतलब उसकी थायराइड बहुत ज्यादा रिलीज कर रही है हार्मोन्स, तो मैं क्या चाहूंगा कि थायराइड ग्लैंड को काट के निकाल लेते, तो क्या होगा, थोड़ा थायराइड कम हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं क्या दूंगा, प्रोपाइल थायोयूरासिल, ठीक है, जनरली अपन यही देते, प्रोपाइल थायोयूरासिल। अब ये क्या करेगा, अपना T3, T4 कम कर देगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपनी T3, T4 इसने कम कर दी, तो अपना मेन काम तो यहाँ पे हो गया। और साथ में क्या करेगा, T3, T4 कम कर दिया तो अपना BMR भी कम हो गया। ठीक है, तो ये T3, T4 कम कर दिया, BMR कम कर दिया, अपन ने देखा कि BMR नॉर्मल की तरफ आ गया। उसके बाद अपन देते हैं आयोडीन, ठीक है, आयोडाइड थेरेपी। इसको अपन 1-2 हफ्ते तक देंगे, जैसे सर्जरी करनी है उससे 1-2 हफ्ते तक देंगे। इससे क्या होगा, ब्लड सप्लाई कम हो गई, ठीक है, BS कम हो गया, साइज कम हो गया, तब सर्जरी के टाइम पे बहुत आसानी रहेगी, और फाइनली अपन सर्जरी करते हैं। एंड दिस इज द मैकेनिज्म जिसकी वजह से अब जो थायराइड की सर्जरी के टाइम पे जो मोर्टेलिटी है वो less than 1 हो गई है आउट ऑफ 1000।
और इससे पहले अराउंड 40 होती थी आउट ऑफ 1000। सो ये बात है यार, समझ लो क्या मस्त चीज़ है यार, फील आ गई, क्या लॉजिक लगा रहा है सामने वाला। देखो अपन ने हर एक चीज़ को टेस्ट करके इस कंक्लूजन पे पहुंचे, और यही कॉन्सेप्ट है यार। ये सारी चीज़ें मैं इसलिए आपको सिखाता हूँ, कल को आप यार जाओगे सेकंड ईयर में, ये मैंने अभी आपको 2-3 ड्रग्स बताई, वहाँ पे आपको 100 ड्रग्स मिल जाएगी, और वहाँ पे सब लोग जीभ निकाल के खड़े हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको ये कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, क्या ब्लड सप्लाई, कितनी ब्लड सप्लाई, क्या है क्या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें ही मैं आपकी फाउंडेशन बना के दे रहा हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरे चैनल से पढ़ने वाला पूरे MBBS में आग लगा सकता है, क्योंकि मैंने बहुत ऐसा सब्जेक्ट उठाया जो सारी चीज़ों को कवर करता है। और ये सर्जरी फिर अपन एनाटॉमी में थोड़ी बहुत देखते हैं कि कैप्सूल के साथ निकालना है कि नहीं निकालना, ट्रू फॉल्स, प्रोस्टेट से कंपैरिजन करते हैं। तो गाइस थक गया यार इस वीडियो में। यार आप लोग लाइक करेंगे, ठीक है ना? लाइक करो, लाइक ही सबसे इंपॉर्टेंट है। लाइक करो और कमेंट करो। कल 3-4 कमेंट आए थे, मुझे बहुत अच्छा लगा, और कह रहे थे यार कि मेरे एग्जाम 2-3 दिन में, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ आप लोग को जल्दी जल्दी पढ़ाने की। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही यार, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।